नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकंड सब्जेक्ट को शुरू किया है हमने। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत साइबर अपराध के बारे में पढ़ा था और जो डिटेल सिलेबस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें कंटिन्यू साइबर अपराध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने साइबर अपराध और साइबर कानून का परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। साइबर अपराध की तकनीकी पहलू जैसे अनाधिकृत एक्सेस, हैकिंग, वायरस और वर्म हमला, ईमेल से संबंधित अपराध जैसे स्पूफिंग हो गई, स्पैमिंग हो गई, ईमेल बम हो गया। इसके अलावा एक्सप्लॉइट क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डोस, और इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, डोस के हमले के प्रकार, और डीडोस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अश्लील साहित्य इम्पोर्टेंट है, ये इसको पढ़ना जरूरी है। और साइबर आतंकवाद, इन सभी को बारे में पढ़ लिया था। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से संबंधित अपराध भी हमने पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स या निवेश धोखाधड़ी। तो कॉरपोरेट दुनिया यानी क्रेडिट कार्ड संबंधित या ई कॉमर्स यानी जो ऑनलाइन हम लेन देन करते हैं, तो उसमें जो धोखाधड़ी होती है उसके बारे में। बिक्री या निवेश यानी जो कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें धोखाधड़ी से संबंधित है ये। कि निवेश या ऋण विनीति करने वालों के लिए झूठे या छलपूर्ण दावा 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 करता है। ये खरीद, उपयोग या जाली या नकली प्रतिभूतियों को व्यापार के लिए प्रदान करता है। और ये ऑनलाइन व्यक्तियों द्वारा खरीदा माल या सेवाओं को कभी नहीं दिया जाता। निवेशकों असामान्य रूप से उच्च लाभों के वादों से ये धोखाधड़ी की योजना में निवेश करने के लिए मोहित करता है। यानी आपको लिए ये लोन वाली जो सुविधाएं होती हैं प्रदान करता है, बोला आप हमारी जो इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, हमारी बैंक को ज्वाइन कीजिए, हम अच्छा लोन प्रदान करेंगे। या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे अच्छे से प्रोडक्ट दिखाते हैं, परंतु वो जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास में वो डुप्लीकेट आते हैं। या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं रहता, वो हमारा के लुटेरों की तरह हमारा धन लेके ऑनलाइन भाग जाता है। तो ये ई कॉमर्स और निवेश धोखाधड़ी है, यानी कोई ऑनलाइन हम व्यापार करते हैं उसमें भी धोखाधड़ी, या हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी धोखाधड़ी, या लोन वाली सुविधाएं लेने के लिए भी कोशिश करते हैं तो फर्जी एप्लीकेशन के द्वारा लोन देने की भी बातें की जाती है, परंतु उनमें अकाउंट और डिटेल फिल कर देते हो तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी हो जाती है। ये सभी बातें ई कॉमर्स और निवेश धोखाधड़ी में आती है। इसके अलावा मानहानि को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को उनके अच्छे नाम को जानबूझकर अपमानित करने के रूप में समझा जा सकता है। साइबर मानहानि कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से होती है, जैसे अपमानजनक मामले में किसी वेबसाइट पर प्रकाशित करना या उस व्यक्ति कि दोस्तों को अपमान जानकारी युक्त ईमेल भेजना। यानी जो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जिसको अपमानजनक वाली जो बातें होती हैं दूसरे लोगों को शेयर करना, यानी उसकी इज्जत को धूमिल करना, यानी ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से। ठीक है, उसकी ये जो बुराइयां होती है दूसरे लोगों के बारे में बताना, जिससे क्या होता है इसका मान हानि होती है। और ये साइबर द्वारा होती है, तो साइबर मानहानि कहलाती है। इससे क्या होता है, पहचान की चोरी। पहचान की चोरी चोरी तब होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी की चोरी या धोखाधड़ी या उसके ज्ञान के बिना ली जाती है। यानी ये उसकी पहचान या जो आइडेंटिटी है उसकी चोरी की ली जाती है ऑनलाइन उस व्यक्ति के अनुमति के बिना। यानी उसका जो भी आधार कार्ड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सभी पहचान ही होती है, उसकी चोरी कर ली जाती है ऑनलाइन। उसको पहचान की चोरी भी एक महत्वपूर्ण भाग है साइबर अपराध का। इसके अलावा गोपनीयता का उल्लंघन। गोपनीयता कब और कैसे किस हद तक अपने और अपने व्यक्तित्व को डेटा के दूसरों के साथ में साझा करने के लिए संदर्भित करता है। गोपनीयता के उल्लंघन से अनाधिकृत उपयोग या वितरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेडिकल
रिकॉर्ड, यौन वरीयताएँ, वित्तीय स्थिति आदि है। यानी आपके मोबाइल में या कहीं पे आपने कोई सीक्रेट डेटा रखा है, पर्सनल फाइलें रखी है, तो इससे क्या होता है, इसमें आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी हो जाता है, आपकी कोई यौन वरीयताएँ भी हो जाती है, पर्सनल डेटा भी होती है, वित्तीय स्थितियाँ भी होती है, उन्हें पासवर्ड सेव करके रखा है। तो इसके द्वारा ये आपकी गोपनीयता का भी उल्लंघन हो जाता है। अगर आप हैक कर लिया जाता है आपके मोबाइल सिस्टम से, तो वहाँ ये गोपनीयता चोरी हो जाती है। ठीक है? तो हमारा जो एक महत्वपूर्ण भाग है, ये किसके द्वारा होता है, वह है कंप्यूटर वायरस है इसके द्वारा। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस वायरस है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो कि खुद की प्रतिलिपियां उपयोगकर्ता सहमति के बिना क्या करता है, अन्य कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डाल देता है। तो ये बिना अनुमति की यानी इसकी प्रतिलिपियां बना लेता है, नकल बना लेता है उपयोगकर्ता की, और उसको किसी अन्य कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में डालता है। कंप्यूटर वायरस बनाना, प्रसार करना एक साइबर अपराध ही है। यानी कंप्यूटर को वायरस बनाना है, उसको फैलाना भी एक साइबर अपराध ही है। वायरस डिस्क स्थान चोरी हो सकता है, व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग, वायरस से क्या हो सकता है, डिस्क स्थान भी चोरी हो सकता है, व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग और कंप्यूटर पर डेटा को बर्बाद या अन्य उपयोगकर्ता कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत संपर्क की जानकारी बाहर भेजने के लिए काम में आता है। इससे क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी चोरी कर लेता है, डिस्क स्थान चोरी कर सकता है, डेटा को बर्बाद कर सकता है और अन्य कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत संपर्क जानकारी भी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है। इससे क्या होता है, किसी ईमेल अनुलग्नक के माध्यम से कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए ये वायरस सबसे आम तरीका है। यानी अगर आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल जब आप ओपन करते हो उसमें वायरस की लिंक होती है, तो ये सबसे आसान तरीका है किसी दूसरे सिस्टम में जाने के लिए। एक उदाहरण के लिए, यदि किसी अनुलग्नक के साथ एक ईमेल प्राप्त होता है, आप इस अनुलग्नक को खोलेंगे तो वायरस तुरंत आपके कंप्यूटर के सिस्टम में माध्यम से फैल जाएगा। ठीक है, तो एक सबसे सरल तरीका होता है, यानी आजकल कोई मैसेज या मोबाइल में मैसेज भी आने लग गया है, उसमें कुछ लिंक होते हैं, अनाधिकृत लिंक होते हैं, अनऑथेंटिकेट लिंक होते हैं, इस पर क्लिक करने पर वायरस आपके मोबाइल में या सिस्टम में डायरेक्ट आ जाता है। तो सामाजिक इंजीनियरिंग, फिशिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये सभी ये बातें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको हमें समझना चाहिए कैसे कैसे होते हैं ये बातें। ये टेक्निकल वर्ड है, तो इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आती है क्लास ये एग्जाम में। तो सामाजिक इंजीनियरिंग लोगों की हेर फेर की कला है जिससे गोपनीय जानकारी पाई जा सकती है। अपराधी सोशल इंजीनियर के माध्यम से व्यक्तियों के बैंक पासवर्ड, बैंक की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर उसे कंप्यूटर पर कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे बहुत ही घातक होता है। हमें अपनी किसी भी निजी जानकारी या गोपनीय इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, बैंक की जानकारी फोन पर नहीं देनी चाहिए। इसके लिए हमें जागरूक होना आवश्यक है। तो हमारी जो पर्सनल जानकारी होती है वो क्या होती है, हमें क्या सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करनी चाहिए। जिससे हमारी निजी जानकारी भी हो सकती है, कोई गोपनीय इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो हमें सोशल मीडिया या बैंक की जानकारी कहाँ पे नहीं शेयर करनी चाहिए, किसी फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक फिशिंग होती है। फिशिंग जैसे हम कोई चीज़ को फंसाने का काम करते हैं ना, जैसे मछली को फंसाने के लिए उसको दाना डालते हैं, यानी वो फिशिंग करलाती है। उसी तरह ईमेल के बाद और लुभावने मैसेज भेजे जाते हैं ताकि इस पर क्लिक कर सकें और वो उनके जाल में हम उसके लुभावने लिंक पर क्लिक करके हम उसके नकली वेबसाइट पर क्लिक करके उनके जाल में फंस जाते हैं। उसी तरह फिशिंग ही है। ठीक है, फिशिंग द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। इससे आपकी निजी जानकारी को धोखे से चुरा लिया जाता है और उसका गलत उपयोग किया जाता है। अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल या संदेश भेजता है जो किसी रेप्यूटेड कंपनी या आपसी बैंक या आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की तरह मिलते जुलते होते हैं। तो ये इस प्रकार के
ईमेल होते हैं, जैसे कोई एसबीआई वाला बैंक यूज करता है तो इसके एसबीआई बैंक से रिलेटेड लिंक होता है। आपके क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी का है तो उससे रिलेटेड होता है। कोई रेप्यूटेड कंपनी जॉब प्रोफाइल जॉब देने वाली कंपनी होती है या कोई शॉपिंग वेबसाइट होती है, उससे उनसे मिलते जुलते ही लिंक होते हैं। तो इनको ध्यान रखना होता है उसको लिंक खोलने से पहले। अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो आप उसके झांसे में आकर निजी जानकारियाँ, जैसे वो क्योंकि लिंक खोलता है कि आपको ये कुछ जानकारी चाहिए तो क्रेडिट कार्ड की जानकारी चाहिए या बैंक में आपको लोन चाहिए या कोई रेप्यूटेड कंपनी में जॉब चाहिए या ऑनलाइन शॉपिंग कुछ जानकारी चाहिए, तो कुछ जानकारी मांगता है आपका नाम, मोबाइल नंबर या क्रेडिट कार्ड, बैंक पासवर्ड, बैंक अकाउंट आदि नंबर की जानकारी मांगता है। अगर आप ये सभी जानकारी इनको शेयर कर देते हैं या कोई भी इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड पासवर्ड, अकाउंट नंबर, ये सभी जानकारी वो चुरा लेता है और आपकी ये अकाउंट की जानकारी चोरी हो जाती है। तो इसको हमको ध्यान रखना है, फिशिंग से बचना है हमको। सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी अनधिकृत नकल, रिप्रोडक्शन, उपयोग या सॉफ्टवेयर उत्पादों का विनिर्माण है। औसतन हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग में आने वाली अनधिकृत प्रति के लिए कम से कम एक अनधिकृत प्रतिलिपि उपलब्ध होती है। सॉफ्टवेयर चोरी सॉफ्टवेयर सहित आप या अंत उपयोगकर्ता समुदाय में सभी को हानि पहुंचाता है। चोरी की वजह से विधिवत लाइसेंस उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च कीमतों में परिणाम, कम स्तर का समर्थन, धन या नए उत्पादों के विकास में देरी होती है। यानी सॉफ्टवेयर की एक यानी हमारे पास में जैसे कोई सॉफ्टवेयर को चोरी करना ही क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। सॉफ्टवेयर चोरी में आपका क्या हो सकता है, आपके समुदायों का उपयोगकर्ताओं को सभी को नुकसान पहुंचाता है, इसका स्तर कम हो जाता है और नए उत्पादों के विकास में भी देरी होती है। क्योंकि कोई कंपनी बना रही है, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना रही है अच्छा काम करने के लिए, उसकी चोरी कर ली जाती है तो उनका क्या होगा, वे हमारे पास में अच्छी अनाधिकृत रूप से हमारे पास में पहुंच जाते हैं, जिससे उनका विकास भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और धन और नए उत्पादों की क्या विकास भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो चोरी वाले सभी सॉफ्टवेयर प्रकाशकों उनकी कार की परवाह किए बिना हानि पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रकाशकों के सॉफ्टवेयर विकास का उपयोग जनता के लिए ही करने के लिए कई वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाला क्या करता है बेचारा, बहुत साल लगाता है इनके सॉफ्टवेयर को बढ़ाने के लिए, अपनी मेहनत करता है। कोई दूसरा व्यक्ति आके इनके सॉफ्टवेयर को चोरी करके पहले ही प्रकाशित करता है, तो इससे क्या होता है उसकी सॉफ्टवेयर की जो पूरी मेहनत खराब हो जाती है, उनका सही उपयोग भी नहीं कर पाता है और लोगों को अपने जानकारी भी नहीं शेयर कर पाता है। सॉफ्टवेयर चोरी भी स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाती है। यानी कोई हमारे देश के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अगर किसी देश के हैकर ने चोरी कर लिया है तो इससे क्या हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था भी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई एजुकेशन वाले अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर तैयार किए हुए किसी की नजर में पड़ जाती है, वो चोरी कर लेता है, अपने देश के लिए उपयोग कर लेता है और कहीं और यूज कर लेता है या उसमें चेंज कर देता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो उपयोगी थे, उसको बढ़ाने के लिए काम आते थे, पर वो इससे पहले चोरी हो गए तो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए और स्थानीय हानियां भी पहुंचाने के लिए काम हानियों के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो कम राजस्व और कम रोजगार वैध सॉफ्टवेयर की कम बिक्री का परिणाम होता है। क्योंकि वे चोरी करने वाले क्या करती हैं, वो छोटी अमाउंट में इन लोगों को बेच देती हैं और उनको तो फायदा होता है क्योंकि उन फ्री में मिला हुआ होता है। तो हैकिंग के माध्यम किया जाता है, उसके लिए प्राइस का कोई कीमत ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि बनाने वाला सॉफ्टवेयर है उसने लाखों साल बहुत सारे साल खराब किए हैं और बहुत मेहनत की है, लाखों रुपए लगाए हैं, करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो अपनी कीमतें तय करने से पहले ही वो उसका जो सॉफ्टवेयर चोरी हो जाता है और कम दामों में बेच दिया जाता है, तो उसको बहुत नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था भी हमारी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी हानि पहुंचता है। सॉफ्टवेयर चोरी स्थानीय सॉफ्टवेयर समुदायों के विकास में अड़चन डालता है। कोई सॉफ्टवेयर प्रकाशक बाजार में प्रवेश
नहीं करेगा, क्योंकि चोरी की दर बहुत अधिक है, जहां वहां वे अपने विकास की लागत की वसूली नहीं कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि अवैध सॉफ्टवेयर किसी भी समय कहीं पर किसी को भी करने के लिए उपलब्ध है। निम्न कुछ तरीके हैं जिसे अवैध प्रतियां सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का उपयोगकर्ताओं के लिए बीच प्रसारित की जाती है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग, यानी जो सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार है वो बताना है कैसे कैसे चोरी होती है। एक सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है, इसे सॉफ्ट लोडिंग भी कहा जाता है। चोरी का एक सामान्य प्रकार है जिसमें क्या करता है, उपयोग करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट द्वारा अधिकृत नहीं है। सॉफ्ट लिफ्टिंग का एक आम रूप है सॉफ्टवेयर की प्रतिवर्ती लाइसेंस खरीद कर फिर लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन में किए गए कंप्यूटर पर सॉफ्ट लोड करना शामिल है। कॉलेज परिसरों में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खोजना दुर्लभ है। एक सॉफ्ट लोडर नहीं किया गया है। सॉफ्ट लोडिंग व्यवसाय घरों और दोनों में आम है। इसके अलावा हार्ड डिस्क लोडिंग है। अक्सर हार्डवेयर डीलरों द्वारा की गई चोरी इस फार्म को अंत उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की अनअधिकृत प्रति भी लोड करना शामिल है। यानी हार्ड डिस्क में किसी सॉफ्टवेयर की क्या होती है, कॉपी लोड करके उसको चोरी करके ले जाना। और पीछे क्या होता है सॉफ्ट लोडिंग, यानी कहीं पे क्या जो अनअधिकृत सॉफ्टवेयर होता है लाइसेंस की चोरी करना। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की चोरी करके कहीं दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है और हार्ड डिस्क में किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लोड कर लेता है। और ये सौदा खरीदार के लिए आकर्षक होता है क्योंकि डीलर को इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। व्यापारी आमतौर खरीद को सॉफ्टवेयर मैन्युअल या सीडी के साथ प्रदान नहीं करता है। तो ये क्या होता है, हार्ड डिस्क लोडिंग करके वे दूसरे व्यक्ति को कम कीमत पर या फ्री में ये बेच देता है। इससे क्या होता है, जिसका सॉफ्टवेयर उसको नुकसान होता है, परंतु जिनको बेचा उसके से कोई हानि नहीं हो रही है ना, कुछ सस्ते में मिल रहा है। ये सभी सॉफ्टवेयर चोरी के कारण ही बनते हैं। इसके अलावा किराए पे लेना, सॉफ्टवेयर के एक प्रति अस्थायी रूप के लिए कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना बाहर किराए पर लिया जाना शामिल है। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट की धारक की अनुमति के बिना कुछ सॉफ्टवेयर किराए पर दे देते हैं। इसे एक वीडियो फिल्म हो गई। सॉफ्टवेयर किराए पर लेना या लाइसेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है। ठीक है। OEM अनबंडलिंग, एक है OEM अनबंडलिंग, किसी प्रोडक्ट के साथ होने वाले सॉफ्टवेयर को अलग से बेचना EM अनबंडलिंग होता है। OEM अनबंडलिंग होता है, यानी किसी प्रोडक्ट के साथ में सॉफ्टवेयर आता है, वो उसी प्रोडक्ट के साथ में दिया जाता है। अगर उस प्रोडक्ट के साथ में सॉफ्टवेयर नहीं बेचेगा ना तो EM अनबंडलिंग होता है। जैसे अगर आप कोई बोर्ड वगैरह लाते हो तो उसमें एक CD आती है और उसका एक सॉफ्टवेयर आता है। जैसे कोई सिस्टम लाते हो या उसके साथ में विंडो वाली एक CD दी जाती है, अगर वो सिस्टम के साथ में नहीं दी जाती है तो ये अनबंडलिंग कहलाता है। चोरी के एक रूप का उदाहरण बिना किसी प्राधिकरण के बिना प्रिंटर के लिए ड्राइवर प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए आपको एक प्राधिकरण बिना प्रिंटर के लिए एक ड्राइवर प्रदान करना भी इसे एक उदाहरण है इसका। जालसाजी क्या होती है? जालसाजी एक सॉफ्टवेयर की नकली प्रतियां उत्पादन करना होता है, यानी नकली कॉपियां बनाना होता है जो कि ओरिजिनल के समान ही प्रतीत होती है। ये बॉक्स डिजाइन, CD और मैनुअल सभी मूल रूप उत्पाद के रूप में समानता रहती है। उनको लोगो वगैरह उसका डिजाइन CD और मैनुअल से है एक जैसे हो जाते हैं, वो एक प्रोडक्ट जो ओरिजिनल कॉपी के समान ही बना लिए जाते हैं। बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट जालसाजी में आते हैं जो बहुत ही तासीर यूज होते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, उसके प्रोडक्ट भी जालसाजी की तरह काम आ रहे हैं। उसके नकली प्रोडक्ट आज के बाजार में उपलब्ध है। सबसे अधिक एक CD की एक प्रति CD बर्नर के साथ किया जाता है जो मैनुअल फोटोकॉपी बनाता है। नकली सॉफ्टवेयर को वास्तविक खुदरा मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है। यानी नकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो ओरिजिनल की तुलना में कम मूल्य पर बेचे जाते हैं, लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं ताकि ये सस्ता मिलता है। तो ये सभी जालसाजी के उदाहरण है। इसके अलावा ऑनलाइन चोरी क्या होती है? इंटरनेट के द्वारा चोरी,
चोरी सबसे तेजी से बढ़ता रूप है। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ और तेजी से बढ़ती कनेक्शन की गति के साथ इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान व्यापक तौर से आकर्षित किया गया। इंटरनेट के माध्यम से फ्री में कुछ डाउनलोड कर लेते हैं और उसी का सॉफ्टवेयर चुरा के दूसरे को ट्रांसफर कर लेते हैं या अकाउंट को हैक कर लेते हैं, उसमें रुपए चुरा लेते हैं। इससे भी ऑनलाइन चोरी होती है। तो ये साइबर अपराध था। तो बौद्धिक क्षमता हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके कुछ लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल थे, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। और साथ ही शेयर कर दीजिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि लोगों के पास में इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। धन्यवाद।